हाउ डिड इट इफेक्ट द नेशनल मूवमेंट? हम लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत युद्ध लड़े थे, तो एक रॉलेट एक्ट अंग्रेज लेकर आए थे इंडिया में। तो क्या था, और जब ये कानून आया था तो इसमें भारत में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसके ऊपर क्या असर आया? इस क्वेश्चन का क्यों? आइए इसका आंसर देखते हैं। रॉलेट एक्ट वॉज एन ऑप्रेसिव एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1990। एक ऐसा कानून था जो जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को शुरू किया था 1990 में। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस। इससे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर मिल गई थी कि वो किसी का भी शोषण कर सकते। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कोई भी जो लोग वो करते थे, रैली निकालते थे या कुछ भी करते थे, तो उनको वो दबा सकते। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पर्सन। डिटेंशन माने किसी को कैद में रखना। पॉलिटिकल पर्सन यानी कोई भी नेता वगैरह को गवर्नमेंट कैद में रख सकती थी विदाउट ट्रायल। ट्रायल उसे कहते हैं कि हम कोर्ट में ले जाके, जैसे किसी को जब पुलिस बंद करती है जेल में तो पहले कोर्ट में ट्रायल, तो उस आदमी का ट्रायल भी नहीं होगा और 2-2 साल तक किसी भी वो नेता को जेल में बंद नहीं रख। तो रॉलेट एक्ट बनने के बाद से गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल जाता था कि वो किसी भी रैली को बैन कर सकती थी। कहीं रैली हो रही तो लोगों को मार सकती है, उठा के जेल में बंद कर सकती है, और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी गलती के उठाए और जेल में 2-2 साल के लिए बंद कर। Why was non-cooperation movement started in 1920? Non-cooperation movement 1920 में क्यों शुरू हुआ? Why did Gandhi ji call off the movement in 1922? कॉल ऑफ मनी, गांधी जी ने इस कॉपरेशन मूवमेंट को बंद क्यों कर दिया था 1922 में? यह also called दिक्कत हो रही है। Non-cooperation movement was started by Gandhi ji in 1920. Non-cooperation movement गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? पहले तो आप डेट जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था वो भी डेट याद रख लेना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया था गांधी जी ने वो भी डेट याद करना। इस डेट को बहुत आसान है, 19 के बाद 20 याद, लेकिन याद रखना है। तो गांधी जी ने ये जो आंदोलन शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको चालू करने के क्या क्या कारण थे? पहला है, गांधी जी सॉ दिस एज अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट मुस्लिम्स। गांधी जी को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि इसके जरिए वो हिंदू मुसलमानों को एक साथ ला सकते, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो ये मूवमेंट ऐसा था जो दोनों रिलीजन के लोगों को नजदीक ले। ही वांटेड ए सॉल्यूशन ऑन खिलाफत इशू। खिलाफत दो भाई थे जो कि आंदोलन करते थे, लोगों के लिए लड़ाई करते थे, तो वो खिलाफत इशू के लिए भी उन्हें सॉल्यूशन चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वॉज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। और एक उन्हें लक्ष्य क्या था कि उन्हें स्वराज चाहिए था। तो स्वराज क्या मतलब होता है कि वो भारत की आज़ादी चाहिए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के पीछे उनके 3 लक्ष्य थे। हिंदू मुसलमानों को एक साथ लेकर आना, खिलाफत इशू के लिए कुछ ना कुछ हल निकालना, और हमारे भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना। मेरा नीचे गांधीजी's call of non-cooperation movement in 1922। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में बंद किया। ऑल ऑफ में बंद किया। क्यों बंद किया? द मूवमेंट बिकम वायलेंट। इस आंदोलन के नाम पर लोग जगह जगह हिंसा करने लगे। एट चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash। क्लैश, एक जगह से रैली निकल रही थी और वो वहाँ पर उसने हिंसा का रूप धारण कर लिया। इन विच मोर देन 20 पुलिसमैन वर किल्ड, जिसमें 20 पुलिस वाले मारे। गांधी जी felt that सत्याग्रही needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। तो जो लोग रैली वगैरह निकालते थे गांधी जी ने उनको नाम दिया था सत्याग्रही। तो गांधी जी चाहते थे कि इस तरह की अगर हमको लोगों को इकट्ठा होकर के किसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए। यानी
किसी ने भी भड़का दिया तो हमें लगा झगड़ा करके किसी को मार डालेंगे तो हमें अपनी आज़ादी नहीं मिलेगी। इस वजह से उन्होंने भड़का दिया। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया तो उससे कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट था। वो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था? They were foreign goods were boycotted. इकोनॉमिक इफेक्ट की वजह से जो विदेशी माल था लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। लिक्विड शॉप्स पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न फॉर वीक। शराब की दुकानें लोगों ने नहीं खरीदी, विदेशी कपड़ों को जला दिया। अगर लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना छोड़ दिया, विदेशी सामान को खरीदना छोड़ दिया, शराब की दुकानें लूट ली गई और विदेशी कपड़ों को लोगों ने जला दिया। और क्या हुआ? द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 23। जब लोगों ने खरीदना ही छोड़ दिया तो अंग्रेजों की जो इकोनॉमी होती थी, उनको जो पैसे मिलते थे वो अपने विदेशी कपड़े बेच के मिलते थे, तो उनको पैसा मिलने का मिलता क्योंकि जब उनको खरीदना बंद कर दिया। इतनी इकोनॉमी डाउन हुई कि 102 करोड़ रुपए वो कमाते थे एक साल में, तो ठीक करके आधा हो गया, तो 57 करोड़ रुपए की करते थे। इन मैनी एरिया ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स रिफ्यूज टू पे इन फॉरेन गुड्स। बहुत सारे व्यापारियों ने उन लोगों को मना कर दिया कि हम तुम्हारा सामान, विदेशी सामान नहीं बेचेंगे अपनी दुकान में। इस तरीके से उनकी ट्रेड को, उनके व्यापार को रोका। ये वाला क्वेश्चन हमने बना दिया है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने उसके बाद कुछ सालों के बाद एक और मूवमेंट चलता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि भारत की आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जो आपको उसमें है वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों चलाया, उसके क्या कारण? द मेन रीजंस बिहाइंड लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आर: महात्मा गांधी सेंट अ लेटर 31 जनवरी टू वायसराय एयरविन। और समय इंग्लैंड के वायसराय एयरविन थे, उन्होंने उनको एक लेटर भेजा 11 डिमांड्स। उसमें उन्होंने भारत के लिए 11 डिमांड्स लिखी थी गांधी जी ने। सम ऑफ देयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ लोगों के लिए थे, अदर देयर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, और कुछ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिमांड। वायसराय एयरविन रिफ्यूज द डिमांड, लेकिन वायसराय एयरविन ने एक भी डिमांड गांधी जी की मांगी, सारी की सारी बना दी, हम कुछ भी आपका नहीं। Gandhiji believed that a tax on the salt and the government monopoly of salt production was more suppressive measure. गांधी जी को लगता था कि सरकार नमक के ऊपर भी कानून बनाती है, मतलब नमक के ऊपर भी टैक्स लेती है लोगों से, और बिना नमक के तो कोई भी भारत का गरीब आदमी खाना भी नहीं खाता। तो गांधी जी ने कहा कि टैक्स आप नमक पे हटा दीजिए। तो ये सबसे ऑपोजिट मेजर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर भी टैक्स लगाया। तो गांधी जी ने ये कहा कि ये जो आप टैक्स लगा रहे हैं नमक के ऊपर, इसको आप नहीं करें, क्योंकि टैक्स लगाने से कोई भी चीज़ महंगी हो सकती है। Thus he broke the salt law by manufacturing salt by boiling water in Dandi. उन्होंने सॉल्ट कानून को तोड़ा। किस तरह से तोड़ा? by manufacturing salt by boiling water in Dandi and urged the people to refuse cooperation with the British. दांडी के किनारे दांडी मार्च किया था उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने खुद नमक बनाया और लोगों से कहा कि तुम लोग अंग्रेजों के साथ ऑपरेट करने से मना करो। The salt march marked the beginning of the civil initiative, disobedience movement, और यही जो salt march था दांडी का, लेकिन इसी यहीं से शुरुआत हुई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वैसे सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या है कि हम ब्रिटिश राज के कानून को नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन है जो इस लेसन में इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अम्बेडकर इन अपलिफ्टिंग द दलित और डिप्रेस्ड क्लास। एक मिस्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। हमारे यहाँ जो कानून की किताब है जो पूरे देश में लागू है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको लिखने का श्रेय मेनली अम्बेडकर जी को जाता है। और अम्बेडकर जी ने नीची जात के लोगों के लिए, जिसे लोग दलित या शूद्र कहते थे, उनके लिए बहुत काम किया। तो उन्होंने क्या काम किया था जिससे उन लोगों का विकास हो सके? नंबर 1, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ज्वाइंड द एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1930 एंड ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन टू अपलिफ्ट द। उन्होंने 1930 में भारत की राजनीति में अपना कदम रखा था, उन्होंने ज्वाइन किया था, और उन्होंने जितने भी नीच जात के लोग थे, छोटी जात के लोग थे, गरीब लोग थे, उनका पूरे एक कलेक्शन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उनको इकट्ठा किया। He demanded separate electorates for Dalits and reservation of seats in educational institutions for all. उस जमाने में भी उन्होंने डिमांड किया
कि दलितों को अलग से आप वोट डालने का अधिकार भी कीजिए, या हम अपना बंदा भी खड़ा करेंगे सदन में जो हमारे हित की बात करेगा। उसके अलावा स्कूलों में लोग दलित के बच्चों को नहीं पढ़ने देते थे उस जमाने में। उन्होंने कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारी 2 या 3 सीट रहनी चाहिए कि हमारा कोई ना कोई बच्चा वहाँ पढ़ेगा सब बच्चों के साथ। ये एक बहुत बड़ा उनका मतलब प्रयास था जो आज भी इंडिया में लागू है। He signed the Pune Pact that gave reserved seat to depressed class in provincial and central legislative council। और फिर उनकी इस डिमांड के हिसाब से प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सदन के अंदर डिप्रेस्ड यानी दलित लोगों को भी सीटें मिली, और जब सीट मिली थी तो वो पूरा पैक्ट समझौते के नाम से जानी जाती है, और वही पहले गवर्नमेंट थी जिन्होंने उस पर साइन किया था। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा गांधी जी ने भी डिप्रेस्ड और दलित लोगों के लिए काम किया, और गांधी जी कभी भी उन्हें दलित या डिप्रेस नहीं कहते थे, वो उन्होंने उनका एक नाम रखा था हरिजन। तो हरिजनों के लिए गांधी जी ने क्या किया? नंबर 1, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंटिटी ऑफ अनटचेबल्स इन टेम्पल्स। पुराने ज़माने में जब ये गांधी जी लोग का टाइम था, ये अनटचेबल लोग जो थे उनको मंदिरों में नहीं घुसने को मिलता था। एसेस टू पब्लिक वेल, टैंक, रोड और स्कूल, इन लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने को मिलता था, इनको सड़कों पर चलने को नहीं मिलता था, इनको स्कूलों में नाम लिखवाने को नहीं मिलता था इनके बच्चों को। तो इन्होंने इनकी एंट्री को सिक्योर कराया कि ये भी इंसान है, ये भी जाएंगे अंदर। सेकेंड काम उन्होंने क्या किया? गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ धमनी, क्योंकि जो दलित होते थे वो टॉयलेट्स घर के साफ करते थे जिन्हें स्वीपर्स कहा जाता था। तो गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया था, कहा देखो मैं भी तो इंसान हूँ। एंड परसुएटेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, ऊपर की क्लास के लोगों को कहा कि अपना दिल बदलो और ये जो अनटचेबिलिटी का पाप है उसको हटाओ। गांधी जी साइन पूना पैक्ट, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी साइन किया था। गांधी जी ने पूना पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साइन किया। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पूना पैक्ट अगर अलग से क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट क्या था जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ने साइन किया था, 1932 में पास हुआ था। इस पैक्ट के द्वारा जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, अनटचेबल लोग थे, उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट मिली थी। दैट मीन्स वो एलिजिबल हो गए थे कि हम भी अब वोट दे सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव डन। कुछ लोगों ने और भी काम किया था जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग वर्क था। उसमें थे अलूरी सीताराम राजू। उनका क्या रोल था? अलूरी सीताराम राजू वॉज अ ट्राइबल लीडर इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्रा। आंध्र प्रदेश आपका साउथ में है, वहाँ पे गुडम हिल्स है। उनके वो जनजाति के, आदिवासी जाति के वो नेता थे। He started a militant guerrilla movement in early 1970s। उन्होंने militant guerrilla movement शुरू किया, यानी पुलिस की तरह उनको ट्रेन किया था। Role of Alluri Sitaram Raju is inspiring in the result the tribal people were embarrassed by the British policy। जो मतलब जंगलों में जो लोग रहते थे वो भी अंग्रेजों के शोषण के शिकार थे। When the government began forcing them to contribute बेकार for road failure, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि वो सड़कें बनाएं। सड़क बनाते थे तो उनको पैसा ही नहीं देते थे। तभी पीपल रिवोल्टेड, वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। राजू इंस्पायर्ड द हिल पीपल। राजू ने पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को इंस्पायर किया। ही टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, अपने लोगों को महात्मा गांधी के बारे में बताया। इंस्पायर्ड बाय गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और कहा था गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलो करो, मतलब हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। नॉन कॉपरेशन मतलब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे। कॉपरेशन का हिंदी लिटरल मीनिंग होता है कॉपरेशन माने सहयोग। ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंक। उसने कहा लोगों से कि आप विदेशी कपड़े मत पहनो, खादी पहनो और शराब पीना छोड़ दो। गिव अप ड्रिंक मैंने छोड़ दो, गिव अप मतलब है छोड़ दो। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। उन्हें नॉन वायलेंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ही थॉट दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय यूज ऑफ। उसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ इस लेसन में इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इतना आप कर लोगे तो भी तैयार करेगा। कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं। इन विच सिटी महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह? ही लॉन्च्ड इन अहमदाबाद, जहाँ वो रहते थे। When was Rowlatt Act passed? In 1919। और 1919 में ही उधर वहाँ पर आपका जलियांवाला बाग भी हुआ था, 13 अप्रैल 1919। When did non-cooperation and Khilafat movement begin? 1920 और 1921। Why was Inland Immigration Act troublesome from plantation workers? Under the Inland Immigration Act of 1859, the plantation worker was not permitted to leave the tea gardens without permission।
वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे बिना परमिशन के वहाँ से जा ही नहीं सकते थे, इससे उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो अंग्रेज लोग उन्हें परमिशन ही नहीं देते थे वहाँ से जाने की, तो बेचारे भूखे प्यासे कुछ खाने को भी नहीं मिलता था, तो परेशान हो जाते थे। What was the reason for calling of non-cooperation movement? क्योंकि चौरी चौरा जो हो गया था इंसिडेंट गांधी जी ने, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। कॉलिंग ऑफ मनी शुरू करना नहीं, बंद कर दिया। हाउ मेनी माइल्स वर कवर्ड इन गांधी जी साल मार्च? जब गांधी जी की नमक की यात्रा हुई थी तो कितने मील उन्होंने पैदल चला था? 240 मील्स, 420 होता है 240, ठीक है ना। रेजोल्यूशन ऑफ पूर्णा समाज वॉज अडॉप्टेड, कहाँ पर ये डिसाइड हुआ था? 1929। Who announced the Bagu offer of permanent status for India in 1929? Viceroy Lord Elgin announced it. So that's overall.